आपने गायनोलॉजी को ही अपना करियर क्यों चुना? मैंने महिलाओं को बहुत करीब से अपनी छोटी छोटी परेशानियों से जूझते हुए देखा है। अक्सर महिलाओं को देखा गया है अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत लापरवाह रहती हैं। महिलाएं एक तो पूरे घर का ध्यान रखती हैं पर अपना ध्यान नहीं रखती हैं। आजकल सी सेक्शन की संख्या बढ़ती जा रही है, तो क्या जी, ये जी। सही है? प्रेगनेंसी में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप एक्टिव रहें। महिलाएं हर 3 साल में पैप स्मीयर की जांच कराएंगी तो फिर उनको इस कैंसर से बचाया जा सकता है। जो गर्भावस्था में लड़कियों की मौत होती है वो भी कम हो रही है और कम हो सकती है। पीसीओडी जो है वो लाइफस्टाइल की बीमारी है। नमस्कार, मैं दिव्यांशी पांडे और आज हम बात करने जा रहे हैं महिलाओं के स्वास्थ्य की सबसे महत्वपूर्ण शाखा गायनेकोलॉजी के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं, महिलाओं का स्वास्थ्य सिर्फ उनके लिए ही नहीं, उनके परिवार और इस समाज के लिए भी बेहद अहम। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं श्याम शाह मेडिकल कॉलेज की एसोसिएट प्रोफेसर, जिन्हें 25 सालों का अनुभव है, साथ ही रीवा गायनी सोसाइटी की प्रेसिडेंट डॉक्टर पद्मा शुक्ला। आज हम इनसे वुमेन हेल्थ अवेयरनेस, प्रेगनेंसी, मदरहुड और पीरियड से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे विंद फर्स्ट चैनल में। धन्यवाद। मैम, हमारा सबसे पहला सवाल, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आपकी शिक्षा क्या है, आपका अनुभव क्या है और आपको इस पूरे सफ़र में सबसे ज़्यादा प्रेरणा कहाँ से मिलती है? मैंने अपना एमबीबीएस जो है वो एनएससीबी मेडिकल कॉलेज जबलपुर से किया है और एमएस मैंने कानपुर से किया है। एमएस गायनी में किया है। मैं स्त्री रोग विशेषज्ञ के पद पर कार्यरत हूँ श्याम शाह मेडिकल कॉलेज में रीवा में और 2010 से, और उससे पहले मैंने सिरमौर में भी अपनी सेवाएं दी हैं। जो एज अ गायनेकोलॉजिस्ट मुझे जो प्रेरणा मिलती है वो मेरे पेशेंट ही हैं जो मुझे प्रेरणा देते हैं, और मेरे माता पिता से भी, जो हमेशा ये कहते हैं कि डॉक्टर का धर्म तो सेवा भाव है ही, साथ में ये भी है कि अगर कोई डॉक्टर अच्छे से बात कर ले, किसी पेशेंट से अच्छे से बात करे तो मरीज 50% ऐसे ही ठीक हो जाता है। तो वो जो बात है वो मेरे दिमाग में हमेशा ही गूंजती रहती है, जो मेरे माता पिता ने मुझे हमेशा समझाया है। आपने गायनेकोलॉजी को ही अपना करियर क्यों चुना? मैंने महिलाओं को बहुत करीब से अपनी छोटी छोटी परेशानियों से जूझते हुए देखा है। जो मेडिकल प्रॉब्लम होती है महिलाओं में, उससे जूझते हुए देखा है, और ये भी देखा है कि वो अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत जागरूक नहीं रहती हैं। तो इसलिए मैंने गायनेकोलॉजी को अपना करियर बनाने का चुना है। हमारे देश में अक्सर महिलाओं को देखा गया है अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत लापरवाह रहती हैं। जी। तो उनकी सबसे बड़ी चुनौतियां क्या हो सकती हैं उनके लिए? असली में उसमें 2 चीज़ें हैं। महिलाएं एक तो पूरे घर का ध्यान रखती हैं पर अपना ध्यान नहीं रखती हैं, क्योंकि उनको जानकारी का अभाव है, उनको हेल्थ अवेयरनेस नहीं है। एक पार्ट उसका ये है। दूसरा, वो थोड़ी लापरवाही बरतती हैं कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों हम चेकअप करा लेंगे। तो सबसे बड़ी ज़रूरत जो आज महिलाओं के लिए है स्वास्थ्य के लिए, कि अवेयरनेस उनमें होना चाहिए। खास करके हमारी जो मिडिल एजेड महिलाएं हैं, अभी यंग गर्ल्स में तो फिर भी अवेयरनेस है, पर मिडिल एजेड महिलाएं जो हैं या जो ओल्ड एज महिलाएं हैं, उनमें ज़रूर अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है। वो कहती है डॉक्टर के पास क्यों जाना। तो ये अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़रूरी है। उनमें अवेयरनेस होगी तभी वो डॉक्टर के पास आएंगी और तभी समय से इलाज होगा। मैम, कौन से ऐसे बेसिक हेल्थ चेकअप्स हैं जो औरतों को नियमित रूप से करवाते रहना चाहिए? महिलाओं को 4 नंबर ज़रूर पता होने चाहिए, हर एज के लोगों को पता होना चाहिए। उसमें उनका हीमोग्लोबिन सबसे इम्पॉर्टेंट है। हीमोग्लोबिन के साथ ही उनको अपना ब्लड शुगर लेवल पता होना चाहिए। थायराइड, TSH लेवल हम कहते हैं, थायराइड टेस्ट ज़रूर होना चाहिए। साथ में उनको अपना ब्लड प्रेशर भी पता होना चाहिए। ब्लड प्रेशर, क्योंकि ये आजकल आम बीमारी हो गई है। उसके साथ ही महिलाओं को खास करके 30 वर्ष या उससे ज़्यादा की महिलाओं में पैप स्मीयर का टेस्ट होना चाहिए। पैप स्मीयर बहुत इम्पॉर्टेंट टेस्ट है, हर 3 साल में उसका टेस्ट होना चाहिए। वो 3 साल में ये पैप स्मीयर बेसिकली होता क्यों, मैं बताना चाहूँगी कि पैप स्मीयर जो टेस्ट है वो महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर डायग्नोसिस के लिए होता है।
और उससे बहुत पहले पता कर सकते हैं हम कि महिला में कोई लक्षण है या नहीं है। और सर्वाइकल कैंसर ऐसा कैंसर है जो कि एलिमिनेट हो सकता है। तो अगर महिलाएं हर 3 साल में पैप स्मेयर की जांच कराएंगी तो फिर उनको इस कैंसर से बचाया जा सकता है। मैम, प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? प्रेगनेंसी के दौरान एक तो महिलाओं को संतुलित आहार लेना चाहिए। संतुलित आहार का मतलब ही ज़्यादातर महिलाओं को नहीं पता होता है। संतुलित आहार का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ आप काजू बादाम खाएंगे या सिर्फ फ्रूट्स खाएंगे। संतुलित आहार का मतलब होता है कि आपके खाने में प्रोटीन, मतलब कि जैसे दाल, दूध, एग अगर आप खाते हैं तो एग आपके खाने में होना चाहिए। उसके साथ ही हरी सब्जी और सलाद होना चाहिए, चावल भी लीजिए थोड़ा, और रोटी भी होनी चाहिए। उसके साथ ही आपका ये है कि स्प्राउट्स होने चाहिए, स्प्राउट्स ले सकते हैं, साबुत अनाज मतलब ये होने चाहिए। उसके साथ आप फ्रूट्स और वो तो लेना ही लेना है, ड्राई फ्रूट्स आप ले सकते हैं। मैम, आजकल सी सेक्शन की संख्या बढ़ती जा रही है, तो क्या जी, ये सही है? हाँ, सिजेरियन के रेट बढ़ रहे हैं, उसके कई कारण हैं। पहली बात तो ये है कि पहले जो प्रेगनेंसी होती थी वो अर्ली एज में जाती थी, मतलब 30 से कम सालों में हो जाती थी। तो उसमें क्या होता था कि और फिज़िकल वर्क पहले लोग ज़्यादा करते थे तो ज़्यादा अच्छा रहता था। अब आजकल क्या हो रहा है कि 30 के बाद ही पहला गर्भ लोग धारण कर रहे हैं, पहली प्रेगनेंसी हो रही है, तो ऐसे में उनका क्या हो रहा है कि उनमें कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो रहे हैं और सिजेरियन के रेट बढ़ रहे हैं। दूसरी बात, फिज़िकल वर्क जो है आजकल कम हो गया है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो गई है। तो प्रेगनेंसी में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप एक्टिव रहें, फिज़िकल एक्सरसाइज करते रहें, तो उससे चांसेस नॉर्मल डिलीवरी के बढ़ते हैं। एक चीज़ और है कि फिज़िकल वर्क कम होने की वजह से जो बच्चे का वेट है वो ज़्यादा हो जाता है, तो उसकी वजह से भी सिजेरियन रेट बढ़ रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जो सिजेरियन के रेट को बढ़ा रहे हैं। पहली बार जो माँ बनने जा रही हैं जो औरतें, उनके लिए आपकी क्या सुझाव हैं? क्या चीज़ें हैं जो उन्हें करनी चाहिए, या क्या चीज़ें हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए? जो अगर प्लान कर रहे हैं पहली बार प्रेगनेंसी का, जो गर्ल्स, हमारी यंग गर्ल्स अभी प्लान कर रही हैं, अभी रिसेंटली मैरिड हैं, तो उनको पहली बात तो ये है कि प्रेगनेंसी से पहले ही गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। क्योंकि उससे प्रेगनेंसी जब प्लान करते हैं उससे पहले हम फोलिक एसिड की टैबलेट देते हैं, या हर महिला जो प्रेग्नेंट होने वाली है वो अगर खाएं तो कई सारी बीमारियों से बच्चे को बचाया जा सकता है। और उसके साथ ही उनको ये ध्यान रखें कि प्रेगनेंसी में हर महीने चेकअप कराने डॉक्टर के पास ज़रूर जाए। ये बहुत बड़ा मिथ है हमारी सोसाइटी में कि अभी डॉक्टर के पास दिखाने क्यों जाना, सब ठीक है तो क्यों जाना है। पुराने लोगों ने भी कहा है कि प्रेगनेंसी एक लड़की का दूसरा जन्म होता है, डिलीवरी खास करके प्रसूति जो होती है डिलीवरी, वो लड़की का दूसरा जन्म होता है। तो उसमें प्रेगनेंसी में कभी भी कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकता है जो आपको नहीं पता चलेगा, पर डॉक्टर को पहले पता चल जाता है। इसलिए समय समय से इलाज कराना और समय समय से दिखाना बहुत ज़रूरी है। इससे हमारे देश की मैटरनल मॉर्टेलिटी भी, जो गर्भावस्था में लड़कियों की मौत होती है, वो भी कम हो रही है और कम हो सकती है। पीरियड्स में लड़कियां बहुत लापरवाही कर देती हैं, जिससे उन्हें बहुत सारी बीमारियों का भी सामना करना पड़ जाता है, तो उसमें उन्हें क्या बचाव करना चाहिए? पीरियड्स में एक तो ये है कि पीरियड जब आए तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन हम कहते हैं, और हम लोग बहुत स्कूलों में जाके अवेयरनेस भी देते हैं कि जैसे अगर आप को पीरियड्स हैं तो पैड्स का इस्तेमाल करें या मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करें। आप गंदा कपड़ा मत यूज़ करें, उससे बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं। फिर जो भी आप यूज़ कर रहे हैं पैड अगर यूज़ कर रहे हैं तो 6 आवर्स में उसको चेंज कर लें, तो उससे इन्फेक्शन से प्रिवेंशन होता है। और सैनिटरी नैपकिन्स जो हैं उनको प्रॉपर जगह पे डिस्पोज भी करें, ऐसा नहीं कि टॉयलेट्स में डाल दें, तो उससे वो टॉयलेट चोक होते हैं, ये सब प्रॉब्लम होती है। तो ये गर्ल्स को हम एडवाइस देते हैं। जो दूसरा पहलू है कि पीरियड्स बच्चों को जब शुरू होते हैं 12 से 13 साल में, 11 साल में, तो बच्चियों को कोई नॉलेज नहीं होता है, तो माँओं को उनको पीरियड्स के बारे में पहले से बताना चाहिए। दूसरी बात ये कि अगर पीरियड 5 दिन से ज़्यादा हो रहे हैं और लगातार ब्लीडिंग हो रही है तो फिर डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए,
क्योंकि ऐसे में बच्चियां बहुत एनीमिक हो जाती हैं और कई बार तो हमारे पास 1-2 ग्राम में भी बच्चियां आती हैं। तो 1-2 ग्राम हीमोग्लोबिन जिनका होता है तो ऐसे आती हैं 1-2 ग्राम में, तो वो बहुत मतलब ख़तरनाक है बच्चियों के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी। बच्चों को फिर ब्लड चढ़ाना पड़ता है, तो समय से इलाज ले लेने से हमेशा कॉम्प्लिकेशन बचाए जा सकते हैं। मैम, आजकल किशोरियों में पीसीओडी और पीसीओएस जैसी बीमारियां जी। देखी जा रही हैं, इसका कारण क्या होता है और किस वजह से हो जाती हैं और इसके बचाव क्या है? पीसीओडी जो है वो लाइफस्टाइल की बीमारी है। पीसीओडी 20% महिलाओं में होता है जेनेटिकली, लेकिन उस जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन में जो जिनकी एक्टिव लाइफस्टाइल होती है, जिनका सेडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं होता, मतलब उनका बैठे बैठे का काम नहीं होता, फिजिकल वर्क ज़्यादा होता है, तो ऐसी महिलाओं को पीसीओडी प्रभावित कम करता है। लेकिन जिन महिलाओं में या जिन लड़कियों में ऐसा होता है कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल है या पढ़ाई कर रहे हैं तो वो फिज़िकल वर्क कम करते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं कर रही हैं, उनका वेट ज़्यादा है, जंक फूड खा रहे हैं, तो ऐसे में जैसे मैदे की बनी ज़्यादा चीज़ें खा रहे हैं, पिज़्ज़ा बर्गर ये सब जंक फूड में आता है। अभी मैगी आजकल बच्चों में बहुत फेवरेट है कि मैगी उनको सुबह नहीं तो शाम को मैगी चाहिए। तो इस तरह के जो फूड हैं और चावल आलू मीठा जो बच्चों को बहुत पसंद आता है, वो ये सारे फूड जो है वो आपको पीसीओडी की तरफ ले जाते हैं। तो अगर आपका घर में पर डे एक्टिविटी होगी, फिज़िकल एक्टिविटी होगी, और आप जो हमारा पुराना जो हमारा कल्चर है, दाल चावल सब्जी रोटी पूरा और संतुलित आहार अगर आप लेते हैं तो और प्रॉपर नींद लेते हैं, तो ऐसे में पीसीओडी के रिस्क कम हो जाते हैं और पीसीओडी की संभावना कम हो जाती है। मैम, 40 साल के बाद महिलाओं के शरीर में काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं, तो 40 के बाद किन बेसिक हेल्थ चेकअप्स का ध्यान रखना चाहिए और नियमित रूप से उसे कराना चाहिए? 40 के बाद महिलाओं में एक परिवर्तन ये होता है कि उनके पीरियड्स का प्रॉब्लम शुरू होता है, क्योंकि वो मेनोपॉज की तरफ कुछ लोग जल्दी जाते हैं 45 इयर्स के अराउंड और कुछ लोग होते हैं 50 इयर्स के अराउंड। तो और 40 के बाद जो महिलाओं का मेटाबॉलिज्म है वो स्लो हो जाता है, तो ऐसे में उन्हें एक्टिव रहने की ज़रूरत होती है। दूसरा, उनके जैसा मैंने पहले बताया आपको कि हीमोग्लोबिन उनको पता होना चाहिए, अपना ब्लड प्रेशर पता होना चाहिए, शुगर लेवल पता होना चाहिए और थायराइड लेवल कम से कम इतना पता होना चाहिए। उसके साथ ही अगर वेट ज़्यादा है तो लिपिड प्रोफाइल हम कहते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना है वो पता होना चाहिए। साथ में उनको अपना पैप स्मीयर का रिज़ल्ट भी पता होना चाहिए कि सब ठीक है या नहीं है, और उसके साथ ही उनको अपने ब्रेस्ट एग्जामिनेशन भी करने चाहिए कि क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कैंसर है, उसके बाद सर्वाइकल कैंसर होता है। तो ब्रेस्ट कैंसर का बचाव सबसे पहले कि अगर उनको कोई भी गांठ छाती में तुरंत लगती, कभी भी लगे, तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लें, जिससे कि स्टेज 1 में ही कोई परेशानी पकड़ी जा सके और उसका इलाज किया जा सके। हमारे समाज में आज भी महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर बहुत सारे मिथ्स हैं और झिझकती हैं लड़कियां जी, तो उससे कैसे बचा जाए? अब ये मिथ और झिझक को दूर करने का तो एक ही तरीका है कि उनको अवेयर किया जाए। हम लोग, हमारी सोसाइटी भी काफ़ी काम कर रही है कि लड़कियों को स्कूल में जाके हम गर्ल से बात करते हैं, उनको अवेयर करते हैं, हीमोग्लोबिन के बारे में भी बताते हैं, उनको ये भी बताते हैं कि अपनी मदर को भी इसके लिए लाएं। जैसे हम एक एचपीवी वैक्सीनेशन कैंपेन भी हम लोग चला रखे हैं, जिसमें कि 9 से 15 साल की लड़कियों को एचपीवी वैक्सीन लगता है और वो लगवाना चाहिए। अभी सरकारी जो कैलेंडर है जो हमारे गवर्नमेंट में इस एचपीवी वैक्सीन को इंक्लूड नहीं किया गया है। एचपीवी वैक्सीन जो होता है वो सर्वाइकल कैंसर से बचाता है बच्चियों को, और उसमें अगर होता भी है तो मिनिमल स्टेज में होता है। तो ऐसे में मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी आपको सर्वाइकल कैंसर के बारे में कि सर्वाइकल कैंसर हम एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं। तो उसमें यह है कि अगर हमारी 90% बच्चियों को एचपीवी वैक्सीन लगा होगा, वो 9 से 15 साल के बीच में 2 डोज लगते हैं उसके, 90% लड़कियों को वैक्सीन लग जाए
और जो हमारी रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की मतलब 30 साल से ऊपर की महिलाएं हैं उन सबका पैप्समियर की जांच हो जाए, कम से कम 70% का हो जाए। और अगर किसी को कैंसर है तो वो अर्ली स्टेज में ट्रीट हो जाए। जैसे स्टेज 1 2 आप लोग मूवी में बताते ना कि अरे आप तो लास्ट स्टेज में आए, तो उसमें 1 2 3 4 स्टेज होती है। तो अगर स्टेज 1 में आ गए तो पूरी तरह ट्रीट हो जाता है। तो ऐसे में हम सर्वाइकल कैंसर एलिमिनेट कर सकते हैं, जैसे पोलियो एलिमिनेट हुआ है हमारे देश में। तो वो बहुत बड़ी बात है और आपके इस चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगी कि हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, तो इसके बारे में ज़रूर जागरूक रहें। आपके अब तक के करियर में ऐसा कोई केस या ऐसा कोई अनुभव जिसने आपको बहुत प्रभावित किया हो? ऐसे तो हम लोगों के लिए बहुत सारे केसेस आते हैं, लेकिन एक केस था जो कि पन्ना से आया था, रेफ़र होके आया था। महिला की डिलीवरी पन्ना में हुई थी और वो मेडिकल कॉलेज आई थी। तो वहाँ पे मरीज़ ज़्यादा मतलब बहुत पुअर थी और हस्बैंड भी उनका वो डेली मजदूरी वाले थे। उनको हम लोगों ने 7 ब्लड चढ़ाने पड़े थे हमें। तो कुछ तो मेडिकल कॉलेज से मिल जाते हैं, पर कुछ जो हैं उनके हस्बैंड ने अपनी जो उनकी फ्रेंडशिप थी जिन लोगों से, और उन्होंने जिनका कुछ किया होगा, जब भी उनके बिहेवियर बहुत अच्छा रहा होगा शायद सबके साथ, तो उनके सारे दोस्तों ने, परिवार वालों ने, सब ने मिल के हमें 6-7 ब्लड दिए और हम उस महिला को बचाने में कामयाब रहे। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि और मुझे इतना अच्छा लगा कि सिर्फ ये नहीं कि वो हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए इतना लॉयल और इतने अच्छे थे, साथ ही उन्होंने दूसरों के साथ उनका बिहेवियर इतना अच्छा था कि पैसे ना होने के बावजूद भी सब लोगों ने उनकी मदद की। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपस में हम कैसा बिहेवियर एक दूसरे के साथ परिवार में करते हैं, वो उसका आपके जीवन में बहुत फ़र्क पड़ता है। तो उस केस को मुझे बहुत अच्छे से वो याद है और हमेशा अगर कोई मुझे आपके जैसा क्वेश्चन पूछे तो मुझे हमेशा उस केस की याद आती है। आज की युवा पीढ़ी की महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहती हैं? आज की युवा पीढ़ी को मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि आप आजकल पढ़ाई तो बहुत कर रहे हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं, लेकिन आप अपनी हेल्थ में पीछे जा रहे हैं क्योंकि आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं होती है। फ़िज़िकल एक्टिविटी चाहे गेम्स के फॉर्म में आप करें, चाहे मम्मी की हेल्प करें घर में तो उस फॉर्म में, या फिर आप घर में ही कोई एक्टिविटी गेम्स खेल सकते हैं, या फिर आप कोई योगा या फिर कोई भी योगा है, जुम्बा, इतने सारे एक्टिविटी हैं, जिमिंग है, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़रूर करें जिससे आपकी हेल्थ प्रभावित ना हो। क्योंकि जब तक आप पहले भी कहावत है कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग रहता है। तो अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपका के शरीर का स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। और इन जो जंक फूड हैं और जो आपके आसपास ये कोल्ड ड्रिंक और ये सब चीज़ें हैं, टिन्ड फूड हैं, इन सब से बचें तो आपकी हेल्थ हमेशा अच्छी रहेगी और आप जीवन में काफ़ी ऊंचाइयां हासिल करेंगे। बहुत बहुत थैंक यू मैम आपका। आपने हमारे दर्शकों को बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें बताई हैं। आशा करती हूँ कि उनको ये चीज़ पसंद आए। थैंक यू सो मच।